दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनावी माहौल है और देश में और भी जगह पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, उस बीच में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अंदर जो खटपट चल रही है उसको लेके भी हम आज बात करने जा रहे हैं। इस बात करने के लिए हमने जो आमंत्रित किया हुआ है जीएस टीवी के वरिष्ठ पत्रकार ऐसे अनिल भाई पटेल। अनिल जी, पहले तो आपका खूब खूब स्वागत है। धन्यवाद राहुल। अनिल जी, तो जिस तरह से अभी मैंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह के बीच में क्या शीत युद्ध अब चरम पर पहुंच चुका है? अब देखिए, आपका सवाल डिप्लोमेटिक है, लेकिन इसके दो जो संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि देखो आप और हम राजनीति देखते हैं, तो आप और हम क्या छोटे छोटे संकेत पकड़ते हैं, उस संकेतों को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसके संदर्भ कैसे देखते हैं, उस पर बताएं। जो आपने सवाल पूछा वो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, हालांकि हमेशा कहा जाता है कि जिस तरह अडवाणी और अटल जी की जोड़ी थी, उसी तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, लेकिन उस समय भी क्या अडवाणी और अटल जी में भी खटपट चलती थी। और सबसे बड़ी परिणाम यह है कि अटल जी ने तो जब कहा था कि इनको रिजाइन दे देना चाहिए नरेंद्र मोदी को, और गोवा के जो कार्यकारिणी मिली थी उसमें अटल बिहारी के खिलाफ जाकर अडवाणी जी ने इनको बचाया था। लेकिन खैर वो पुरानी बात है। नई बात यह है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात। देखिए, दो चीज़ें। कुछ दिन पहले मैंने सुना था, एक पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं महाराष्ट्र के, और का बहुत बड़े, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनसे सुना था। उनका कहना ये था कि NTRO ये नाम की एक संस्था है जो जब हमारे यहाँ कारगिल हुआ था उसके बाद बनी थी। उसका काम ये था कि टेक्निकल सर्वेलेंस पर ध्यान रखना, आतंकवादियों को पकड़ना या कुछ सस्पिशियस गतिविधियां उसको अटकाना। वो विभाग उस समय बना था। वो उस समय रॉ की तरह काम करता था, लेकिन जब यूपीए की सरकार आई तो उसने उसको ऑन रिकॉर्ड ले आई ताकि उसका भी ऑडिट हो। 2010 की आसपास बात है, लेकिन बाद में 14 में फिर से ये आ गया, इसलिए फिर से उसको फुल फ्लेश काम करने का मौका मिला। अब उस विभाग का हेड की नियुक्ति को लेकर जो है वो आती है सीधे तौर पर क्या बोलते हैं, पीएमओ के अंडर में, लेकिन अधिकारी तो स्वाभाविक ही IAS IPS से ही आपको काम करवाना है या सेना के लोगों से काम करवाना है, जो आप जिनको लगता है कि जोरदार। उस दौरान सुना जाता है कि अरुण सिन्हा करके एक अधिकारी हैं, उसकी नियुक्ति की बात चली। वो रिटायर्ड हो गए थे, उड़ीसा कैडर के थे, और रिटायर्ड हो केरला कैडर के थे, वो रिटायर्ड हो गए। बाद में उनको एक्सटेंशन दिया गया और पीएमओ ने पूछा गृह मंत्रालय से कि भैया हमको एक अधिकारी चाहिए ये विभाग के लिए। उनकी फाइल गई और बिना नोटिंग के वापस लौटा दी गई। यानी पीएमओ ने क्या किया, जो होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, पीएमओ में भेजा कि सर ये अधिकारी हमारे पास है। उन्होंने 2-3 नाम दिए थे, इसमें महिला नाम भी थी, उन्होंने उनको वापस लौटा दिया, भैया ये सूटेबल नहीं है। नोटिंग नहीं लिखा, देखो वैसे ही लौटा दिया। वो अधिकारी चाहते थे, NSA अजीत डोभाल हैं, वो चाहते थे कि इसके कंट्रोल मेरा रहे, लेकिन अमित शाह चाहते थे इस पे कंट्रोल मेरा रहे और मेरे मतलब का अधिकारी है। उसको लेकर आप देखो तो वो नियुक्ति, मुख्य नियुक्ति खटाई में। आप सोचिए, HM यानी आप HMO होम मिनिस्ट्री ऑफिस और PMO, वो दोनों के खिलाफ में खींचतान हो रहा है। तो क्या ये बात नरेंद्र मोदी को पता नहीं होगी? क्या ये बात अमित शाह को पता नहीं होगी? पता होगी। इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसके हेड की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या उनको पता नहीं होगी? नियुक्ति कर देना चाहिए। या तो उनके मतलब का काम नहीं है कि भाई ठीक है ये काम नहीं कर रही है, या तो दोनों को पता है और दोनों में खींचतान हो रही है इस बात को लेकर कि हमारा आदमी वहां हो जो हमको रिपोर्टिंग करे। अमित शाह चाह रहे होंगे हमको रिपोर्टिंग करे, पीएमओ चाह रहा है, पीएमओ या NSA जो है पीएमओ के बिहाफ पे काम करते हैं, यानी नरेंद्र मोदी के बिहाफ पे काम करते हैं, वो चाह रहे हैं। वो एक घटना तो ये है दोनों के खींचतान की बात। और दूसरी आप देखो, नरेंद्र मोदी झारखंड में है, महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट राज्य है, लेकिन छोड़कर ज्यादा प्रचार वहां कर रहे हैं। लोगों को कहना है वहां, इसलिए वो ज्यादा प्रचार पे लगे हुए हैं क्योंकि अदानी का गोड्डा में प्लांट लगा हुआ है बिजली वाला। अगर वो वहां के आदिवासी खेल कर गए तो ये बात समझ लीजिए, क्योंकि वहां के आदिवासियों का उग्र विरोध है वहां उस प्लांट को लेकर। क्यों? क्योंकि प्लांट वहां लगा, कोयला वहां का लगेगा, बिजली वहां उत्पन्न होगी, लेकिन भेजना था कहां? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश ने तो मना कर दिया, भैया आपकी बिजली बहुत महंगी है, हम तो नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने वही बिजली महंगी क्या किया, उन्होंने देश के जो फीडर उसमें डालने का, खरीदने का सरकार ने नक्की किया। उनको लग रहा है अगर सरकार यहाँ नहीं रही, उसके अलावा वहाँ
कहते हैं कि 50 से ज्यादा मिनरल्स हैं, उस पर कब्जा करने की जो बात है, उनको पता अगर ये जीत जाएंगे तो इसके बदौलत हम बहुत सारी चीजें अर्जित करेंगे, इसके बदौलत हम बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, धन्ना सेठ लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें से हम फायदा ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसलिए वहां पर वो पढ़े, और वहां जाके वो क्या कह रहे हैं कि घुसपैठिए आते हैं। क्या कह रहे हैं? घुसपैठिए आते हैं। भैया झारखंड आपने भी देखा है, घुसपैठियों को अगर आना होगा, अगर नेपाल से आना होगा तो वाया बिहार होके आएंगे, ठीक है। अगर उनको बांग्लादेश से आना होगा या तो वो पश्चिम बंगाल से बॉर्डर क्रॉस करना ही पड़ेगा। पश्चिम मतलब बीच में राज जाएंगे डायरेक्ट, कहीं झारखंड जो है कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर साथ लगा नहीं है। हाँ, दूसरे स्टेट से समझे ना आप? तो क्या बॉर्डर की जो जवाबदारी वो बीएसएफ की नहीं है ना, और बॉर्डर की जो सेना की नहीं है? तो क्या वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि हमारा गृह मंत्रालय जिसके अंडर में बीएसएफ आता है, जिसका मंत्री अमित शाह है, वो नाकारा है? यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, सवाल उन पे ही खड़ा हो रहा है फिर कि भैया वो नाकारा है, हमारा मंत्री जो अमित शाह है वो नाकारा है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। वो सीधे तरीके से नहीं बोल रहे हैं, वो इनडायरेक्टली तरीके से बोल रहे हैं ताकि विपक्ष जो है वो हमला करे किस पर? अमित शाह पर। अब यही बोलेंगे ना भाई तो अमित शाह का मंत्रालय है, अमित शाह का बीएसएफ क्यों नहीं रोक रहा है घुसपैठियों को? आंकड़ा दीजिए आप कभी कितनी घुसपैठी आए, कितने आपने कितनों को वापस भेजा, कितने लोगों ने अपना चुनाव आयोग का कार्ड बना लिया, कितने लोगों ने अपना आधार कार्ड? आपके पास कोई आंकड़ा है? अगर आप अभी आप मांगेंगे तो उनके पास आंकड़ा मिलेगा, बगले झांकने लगेंगे, लेकिन आपको डराएंगे किसके नाम पर? घुसपैठिए आ रहे हैं। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं। अब देखो, उसके अलावा हम महाराष्ट्र चले आइए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो है वो नरेंद्र मोदी के नजदीक हैं, लेकिन उन्होंने एक उद्योगपति का काम नहीं किया था जो कि अमित शाह के नजदीक थे। तब से अमित शाह उनसे खार खाए हुए हैं। बेचारे सीएम थे, सरकार टूटी, उनको डिमोशन कर दिया। अब वो सीएम बनेंगे, वो बनेंगे कि राव साहब दानवे बनेंगे, उसमें लेके खींचतान है। मतलब कुल मिला के यही है कि खींचतान अपनी चरम सीमा पर है। क्यों? नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सब जगह कब्जा मेरा हो, मैं फेस हूं, मुझ पर वोट मिलता है, लेकिन अंदर की बात यह है कि सरकार पर कब्जा किसका? अमित शाह का। ईडी सीबीआई सब कुछ किसका कब्जा? तो अमित शाह का। मंत्रियों पर कब्जा किसका? तो अमित शाह का। संगठन पे कब्जा किसका? तो अमित शाह पर। तो फिर नरेंद्र मोदी क्या है? ऐसे धक्का मारेंगे खुद बैठ जाएंगे। लेकिन राहुल, कुल मिला के बात यह है कि चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है। भूतकाल में ऐसा कहा जाता है कि आनंदीबेन पटेल के यहाँ जो आईटी की रेड हुई थी वो भी इन्हीं के इशारे पर हुई थी। वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो किसने कहा था? वो कहा था अपने जो पत्रकार हैं अशोक वानखेड़े हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था। उन्होंने एक जगह जाहिर चैनल में, किसी बड़े चैनल में कहा था कि ऐसा ऐसा हुआ था। सवाल यह है कि अब दोनों के बीच में, या यूं कहें कि दोनों के बीच में अधिकारियों को लेकर खींचतान है, नेताओं को लेकर खींचतान है, और कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि जो महाजन हैं, प्रमोद महाजन की लड़की को टिकट देना चाहते थे नरेंद्र मोदी, लेकिन अमित शाह ने उनका नाम काट दिया। उसी तरह गोपीनाथ मुंडे को लड़की को देना चाहते थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया। सवाल यही है कि संगठन और सरकार पर जब भारी होने जा रहा है तो उनको काउंटर करने के लिए ये सब बातें जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच में, आपको भले न दिख रहा हो, लेकिन दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त खींचतान है। फिर तो सर इस तरह से फिर ये जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, फिर उनको मौका हथियार दे दिया नरेंद्र मोदी। देखिए, उनको दिया हो तो बात की बात है सर, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इसके कारण आपकी जो इंटरनल और बाहरी सिक्योरिटी है, आउटर और इंटर, दोनों जोखिम में है। आप सोचिए ना, सीधे तरीके से कनाडा किसका नाम लेता है? अमित शाह का नाम लेता है कि भैया ये शामिल है, लॉरेंस बिश्नोई शामिल। कल एक ट्वीट आता है कि भैया हिंदू जो हैं वहाँ जोखिम में हैं, तो ये हम बिल्कुल नहीं चला लेंगे। एस जयशंकर बोलते हैं कि भैया हमारे हिंदुओं पर खतरा हो तो हम नहीं चलाएंगे, हम सब ध्यान रख रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अमित शाह का नाम क्यों ले रहे हैं। सुना आपने कहीं? नहीं। न तो एस जयशंकर ने कहा, न तो पीएम मोदी ने कहा कि आप गलत तरीके से हमारे गृह मंत्री का नाम कैसे ले रहे हैं। उसने कहा, वहां के मंत्री ने, कि भैया हमारा नाम आए, इनके कहने भी हत्या हुई है यहाँ पर। अमेरिका इस बात को दोहरा है, 5 आई ईगल इस बात को सब कह रहे हैं, लेकिन आपने उसका, अमित शाह का विरोध, बचाव नहीं किया। किसका बचाव किया आपने? हिंदुओं का हमला हो रहा, भैया हम उस पर नजर रहे, वो बहुत कंडेनेबल है, बेहद खेदजनक है, आघातजनक है, वैसा नहीं होना चाहिए। वो सुनिश्चित करना किसकी जवाबदारी? तो भाई कनाडा गवर्नमेंट की जवाबदारी है।
लेकिन आपने ये नहीं कहा कि भैया आप झूठ बोल रहे हो, अमित शाह का नाम मत लो क्योंकि वो हमारा गृह मंत्री है। आप बैकडोर से जाके समझा सकते थे कि भैया हमारे मंत्री का नाम मत लीजिए, आपको चाहिए तो हम दूसरा रेजोल्यूशन कर सकते हैं, दूसरी बात कर सकते हैं। मतलब साफ है कि अमित शाह जो है वो कुर्सी पर बैठने के लिए है। और दूसरी बार सुनने में ये भी आ रहा है कि अब जो नरेंद्र मोदी, उन्होंने आरएसएस से हाथ मिला लिया है कि भैया हमको मंजूर है योगी, आप योगी को पीएम बनाओ और हमको अमित शाह नहीं चाहिए। अब उसको आरएसएस योगी को बैकअप दे रहा है अब, इसलिए अमित शाह की कट्टर दुश्मनी किससे? योगी की। अब स्वाभाविक है अब योगी के जो लोग हैं वो बेचारे डीम हो गए, धीरे हो गए। इसलिए आपको पता है बहराइच में स्टिंग हुआ था, सुनने मारा है कि वो दिल्ली के इशारे पर हुआ था, करवाया गया था। उसका खंडन भी नहीं कर पाई योगी बाबा कि ये गलत स्टिंग है, मतलब प्रायोजित था दंगा, ये बात साबित हुई और ये बात की पोल खुल गई। नहीं तो कितनी देर में एफआईआर करने में तो एक्सपर्ट। एक मिनट है, अभी दो गुजरात में 4-5 यूट्यूबरों पर खाली एक इंटरव्यू पर एफआईआर कर दिया ये लोगों ने। मतलब होशियार हैं सब सर, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर तरीके से जा रहा है, रणनीति की तरह पूरा चैनल चला जाता है। अनिल जी, दूसरा मेरा सवाल है कि शरद पवार ने आज अपनी सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। अब ये संकेत उनके खुद के लिए था या नरेंद्र मोदी के लिए था? देखिए, जब भी शरद पवार ऐसा कुछ करते हैं ना, शरद पवार को मैंने देखा है, वो फिनिक्स पक्षी का नाम सुना है नहीं, खुद खत्म हो जाता है और फिर खड़ा हो जाता है। क्राइसिस मैनेजर है। जब वो ऐसा कुछ करते हैं, इसका मतलब समझिए बहुत बड़ा गेम उन्होंने बिछा के रखा है, कुछ लंबा सोच कर रखा। बोलते हैं ना, एक एक चीज सर, वो आपकी तरफ अगर देख भी रहे हैं ना तो ये समझ के चलिए कि उसमें भी कुछ राजनीति है। उन्होंने अगर हाथ ऐसे रखा हुआ है ना तो ये समझ लीजिए कि अजीत पवार ने, शरद पवार ने कुछ राजनीति है। वो अगर आप पर भी हाथ रख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका खेल होने, इस तरह का वो पॉलिटिशियन है वो बंदा। उसके बारे में आप जितना पढ़ेंगे, आप मराठी पत्रकारों से बात करोगे, आपको लगेगा कि साला ये सही में ये चाणक्य है। लोग जुगाड़ू चाणक्य हो सकते हैं। अब देखिए ना, एक बार नहीं कई बार उसने अपनी पार्टी को खड़ा किया और साबित कर दिया कि वाकई वो चाणक्य है। सर, मराठा, उसकी सोशल इंजीनियरिंग, उसकी लोगों के प्रति जो उसके वफादार, उनके लिए सब कुछ करने की उसकी तैयारी, और सबसे बड़ा साहस, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, चिंता मत करो, मैं तैयार हूं। आपको पता है एक बार ईडी की बात ऐसे भी आई थी, ईडी की नोटिस इनको भी, वो खुद ईडी का ऑफिस चले गए और बीजेपी हाथ जोड़ लिया सरकार ने, पर सर नहीं, हमने आपको नहीं बुलाया, मत आओ। अरे मैं आऊंगा, मुझे मिला कि नोटिस आप मुझे भेजने वाले हो। अरे नहीं सर, कुछ नहीं है, किसने कहा, अफवाह फैला दी। उस तरह को वो आदमी, आज ईडी की एक चिट्ठी आती है तो पैंट गीली हो जाती है नेताओं की, कितना बड़ा भी नेता क्यों ना हो। एक राहुल गांधी है और एक शरद पवार है, बाकी और मैं किसी को नहीं मानता। इसके लिए तो नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं। हाँ, बावजूद इसके उसने आज उन्होंने ये कहा है तो जानबूझकर ऐसा ही नहीं कहा है। उन्होंने नई पीढ़ी की देने की बात की, युवाओं मतदारों को उन्होंने अपनी तरफ खींचा है। उसके पीछे का आप ये समझिए, उन्होंने बोला है मैं चिटके नहीं रहना चाहता हूं, हाँ राज्यसभा में भेजेंगे तो मैं जाऊंगा। उसने ये कहा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स, यानी कि जो चुनावी राजनीति है उसमें मैं चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। उनको पता है 84 साल का बंदा है सर, कैंसर से भी जूझ रहे हैं। कैंसर से जूझना, 16-17 घंटे काम करना, और उसका व्हील पावर आप देखिए ना, अब व्हील पावर देखिए उस बंदे का कि इतना करना के बावजूद वो अड़ीखम खड़ा है, ठीक से बोलता है तो समझ में नहीं आता है क्या कहना चाहता है, लेकिन दिमाग इतना पावरफुल है कि उसने संदेश जो इस वाक्य से सीधे नरेंद्र मोदी को दिया है, भैया आप भी 75 के हो गए हो, नए लोगों को चांस दो। और महाराष्ट्र की राजनीति सर ये सब बता रही है, अगर यहाँ से खदेड़ दिया महाविकास अघाड़ी ने महायुति को, तो ये समझ लीजिए दिल्ली भी दूर नहीं है, दिल्ली से भी खदेड़ देंगे। और एक बार मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था, पवन खेड़ा ने कहा था, एंकर ने पूछा कि आप लोग तो ईडी सीबीआई पर बोलते हैं ये करते, उसने कहा था कोई बात नहीं, अगर ईडी सीबीआई हमको दे दिया जाए तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस में होंगे। क्या बोला था? नरेंद्र मोदी फिर। और तो तब उन्होंने ये कहा था कि नहीं, आप तो फिर उन्हीं की तरह करेंगे। उनका 10 साल में जो इन्होंने हमको सिखाया है वही तो हम आपको वापस लौटाएंगे ना। मतलब साफ है कि अगर जो बातें पवन खेड़ा ने उस इंटरव्यू में कहा वो 100% सही है। राहुल गांधी थोड़े सॉफ्ट हैं, लेकिन शरद पवार, उनको पता है कहाँ किसको कैसे काटना है, कहाँ किसको कैसे जोड़ना है, कहाँ क्या मैं बोलूँगा तो लोग इसका क्या मतलब निकालेंगे। इसलिए आज उन्होंने ऐसे ही सब कुछ नहीं कहा है, बहुत सोची समझी दूर की कौड़ी है सर।
दूरगामी सोच उनकी। बिल्कुल। अनिल जी, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कल झारखंड के अंदर घुसपैठियों को लेके और रोटी बेटी और माटी की बात की है, क्या उनको शोभा देता है इस तरह की देखिए बयान? देखिए हमारे यहाँ तुम भी देखो यूपी के हो राहुल, मैं भी यूपी का हूँ। हम लोग बरसों से यहाँ अपनी कर्मभूमि पर काम कर रहे हैं। गुजरात में भी और उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि पेड़ जितना बड़ा होता है, जितना अच्छा फल लगता है, वो आदमी झुकता है। लेकिन 2024 के बाद जैसे ये हार गई, बीजेपी हार गई है। देखिए एनडीए ठीक है, आप सरकार में आ गए, लेकिन बीजेपी 400 के पार बात करती थी। जितनी जहरीली बयान उन्होंने दिया था, बावजूद इसके वो हार गई। उसके बाद इनको पता चला कि हिंदू जो कॉन्सिडरेट होने चाहिए थे वो हुए नहीं, हमारी विचारधाराओं को लोगों ने त्याग दिया। इसलिए और जोर से कटेंगे बटेंगे, ये वो फटेंगे, ये सब बोलना शुरू उन्होंने किया। और उसमें सुर में शुरू और एक होंगे नेक होंगे, एक होंगे सेफ होंगे, और ये सब बातें उलझुल बातें, और कट्टरता के साथ हिंदुत्व फैलाओ, और कट्टरता के साथ और घुसपैठियों का डर दिखाओ। सोचिए ना सर, मैं ये देखो, ये बात मानिए, हर समाज में, मुस्लिमों में भी एक तबका है जो मानता है कि दाऊद का राज होना चाहिए। तो स्वाभाविक उसके सामने ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बराबर है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। लेकिन ऐसे लोगों की जमात बहुत कम है। लेकिन वो लोग पानी में जहर, बोलते हैं जहर एक बूंद भी काफी है, वो लोग उस पानी में जहर डालने का काम करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, आपको घुसपैठियों का डर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी माटी लूट लेंगे, आपकी बेटी लूट लेंगे, आपकी रोटी लूट लेंगे। यही बोलते थे ना वो 2024 में, क्या बोलते थे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, दो ही मंगलसूत्र, आपका मंगलसूत्र लूट लेंगे, सोना लूट लेंगे, 2 घरों का तो एक घर लूट लेंगे, मंदिर मस्जिद गाय गोबर मुस्लिम, यही सब बोले थे उन्होंने। लेकिन उस विचारधारा को उस समय लोगों ने नकार दिया था, क्योंकि लोगों को अब ये बात मन में पता चल गई है कि इनके पास दूसरा कोई विकास का मुद्दा नहीं है। आपको हंसी आ जाएगी सर, आपको पता है ना, देखिए बच्चे बेटियां किसी बाप के लिए, किसी परिवार के लिए, बोलते हैं हमारे यहाँ तो बेटियों को बहुत सम्मान दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जिनकी बेटियां हों उनको दर्द पता चलता है कि बेटियों को कैसे बड़ा किया जाता है, बेटियां कैसे बढ़ती हैं, कैसे बढ़ता हो देखना उनके लिए हमारे लिए गौरव की बात होती है। बेटी अगर बाप से कहे कि पापा आपका कलेजा चाहिए, तो बाप आराम से निकाल के देगा और खुश भी होगा कि बेटी ने कम से मुझसे मांगा। लेकिन ये बात उन लोगों के लिए है जिनकी बेटियां होती हैं। इनकी बेटियां नहीं होती हैं, वो क्या या जिन्होंने, मैंने बोलते हैं ना, मुझे माफ़ करिएगा जो समर्थक हैं मोदी के, या वो कि वो नहीं बोलना चाहिए उनको कि आपकी बेटी कोई लूट ली जाएगा। ये जहरीली भाषा नहीं बोलना चाहिए। आप ठीक है अपनी राजनीति चमकाइए, आपके पास, आपने 10 साल में क्या किया उस क्षेत्र की, ये बात बोलिए ना। आप ये नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं घुसपैठिया। दूसरी बात सर, पर इस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल तो उठता है, प्रधानमंत्री है वो, और इस तरह से सोचिए, देखिए जब ये बोलते हैं तब आपको क्या याद आता है? आपको याद आता है बृजभूषण शरण, जिसने बेटियों के साथ क्या किया, और आपकी पुलिस ने, और आपने बेटियों के साथ क्या किया। आज वो विनेश फोगाट सर एमएलए बन गई है आपके कारण। उसने अपनी एक्टिव खेल इतना अच्छा, जिसको मिल सकता था मेडल, आपकी निष्क्रियता के कारण उसको ओलंपिक में मेडल नहीं मिला सर। गुजरात की आप बात करो, आपके पास ढेर सारे लोग हैं जो आपके एमएलए, हाथरस हैं आपके पास में, उन्नाव है आपके पास में, एक से बढ़कर एक कारनामे आपके नेताओं के हैं। गुजरात में आप चले आइए सर, ये अकोटा, वहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने बच्ची के साथ बलात्कार किया। ये महसाणा पाटन चले जाइए, बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले बीजेपी के नेता है। ये बड़ौदा आप चले जाइए सर, चले जाइए सूरत चले जाइए, जहाँ वहाँ बीजेपी का कनेक्शन, बीजेपी का लड़का, बीजेपी का व्यक्ति। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश चले जाइए सर, वहाँ हेडलाइन छपी थी कि बलात्कार, नवविवाहिता का बलात्कार होता है। बलात्कार करने के बाद जब वो बोलते हैं पुलिस की, तो बोलते हैं पुलिस क्या कर लेगी, मैं तो यहाँ बीजेपी का नेता का बेटा हूँ। सोचिए, आप बनारस चले जाइए, बनारस तो उनका गृह है, मतलब सांसद है वहाँ के। बीएचयू आईटी में से सर बच्ची का बलात्कार करते हैं, पकड़ाते हैं कौन लोग? तो बीजेपी के पदाधिकारी होते हैं। वो आराम से जाते हैं मध्य प्रदेश में, प्रचार करते हैं, जिताते हैं मोदी साहब को, वापस आ जाते हैं। तो क्या हाई नहीं लगेगी? 5 लाख से जीतने वाले मोदी जी सर 1.5 लाख पर ऐसे ही नहीं आ गए, और भी हाई लगेगी। मैं आपको बता दूं ना, ये उनका जो संचित पुण्य था ना, वो कम हो रहा है सर। मैं आपको, अगली बार वो बनारस से नहीं लड़ेंगे। अगली बार बनारस से लड़ लिए सर, मैं आपको बता दूं, वो हार ना जाए तो बोलना। नहीं सर, अब तो उम्र भी हो गई ना। लेकिन उनके लिए थोड़ी ना, वो तो बोलते हैं हम अजन्मे हैं, हम तो, हाँ, क्या बोलते हैं, हम तो भगवान हैं, हम तो
हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो उनके लिए सब नियम लागू नहीं होते हैं। नियम किसके लिए लागू होते हैं सर? और नियम लागू होते हैं कलराज मिश्रा के लिए, जब उनको टिकट नहीं देनी थी। नियम किसके लिए लागू होते हैं? आनंदीबेन पटेल के लिए नियम लागू होते हैं। नियम उन सब नेताओं के लिए लागू होते हैं जिसको ये नहीं चाहते हैं, अब अपने लोगों को सेट करना चाहते हैं। हाँ, उनको, उनके लिए सबसे पहले विचारों को मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब के लिए, जिन्होंने उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया। अरे लाल कृष्ण आडवाणी नहीं होता जब पीएम नहीं होते सर, लेकिन ठीक है, गुरु दक्षिणा उन्होंने कुछ इस तरह दी, भारत रत्न देकर दिया, आपको पता ही है। और एक राजू पारू लेकर करके पत्रकार, उन्होंने कहा कि एक दंगाई ने, छोटे दंगाई ने बड़े दंगाई को दिया, ये बात ऑन रिकॉर्ड उन्होंने, जिसको लेकर उस पर हमला भी हुआ था। सवाल यही है कि बेटियों की इज्जत आप कैसे करोगे जब खुद की आपकी बेटी नहीं है? और लाइन अगर लगा दो, चाहे विधायकों की, चाहे सांसदों की, तो सबसे ज्यादा विधायक और सांसद इन्हीं के पार्टी में, जो यौनाचार्य में और बात करेंगे कि हम तो माता जी, महिलाओं की कितना इज्जत करते हैं। मेरे दिल में बहुत दुख होता है, लेकिन अगर दुख कब होता है? जब उस महिला का रेप और हत्या कलकत्ता में होगा, तब बदलापुर में होगा, तब उनको नहीं होगा। मणिपुर में हमारी बच्चियों के साथ, हमारी महिलाओं के, बहनों के साथ में, कारगिल में जो युद्ध सेना में सर, जो मिलिट्री का आदमी लड़ा, फौज का आदमी, उसकी पत्नी के साथ वो नहीं रोक पाए। बोले सर कि मैंने देश की तो सेवा नहीं रोक पाए, रक्षा कर ली, पर मैंने मेरे घर की रक्षा नहीं कर पाया। इसमें तो सर इस्तीफा ले लेना चाहिए था एन बीरेन का और अमित शाह का, लेकिन वो भी उनसे नहीं हो सका सर। एक बुला के वो अमित शाह को बोल सकते थे कि मणिपुर में क्या कर रहे हो तुम, सर नहीं हो रहा, नहीं बोल पाते हैं मणिपुर कैसे बोल पाएंगे? नहीं बोल पा रहे, बोल रहा हूँ कैसे बोल पाएंगे, क्योंकि उनकी बेटियां नहीं है सर, ये बात तो समझ लीजिए, उनकी बेटियां नहीं है। उनकी बेटियों पर होगा जब ये सब, तो तब ये सब करेंगे सर। अनिल जी, महाराष्ट्र में क्या लग रहा है, कांग्रेस ने खुद से ही अपना सेल्स बोल कर लिया? देखिए, कांग्रेस में पता नहीं क्या गड़बड़ी है। कल मैं सुन रहा था बहुत सारे लोगों को, अभिषेक कुमार को भी मैंने सुना, मैंने वानखेड़े को भी सुना, बहुत सारे लोगों के, एक मेरे मित्र हैं वहाँ पर, उनको भी मैंने सुना। उन्होंने यही कहा कि बीजेपी जहाँ बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने होती है, वहाँ कांग्रेस की पता नहीं क्यों पतली हालत हो जाती है। कांग्रेस अभी भी सामंतशाही विचारधारा से बाहर नहीं निकल पाई। कांग्रेस अभी भी हारे हुए लोगों को, अभी भी चापलूस लोगों को, अभी भी बोलते हैं फूटी हुई कारतूसों को, दगी हुई कारतूसों को टिकट देती है। जो 100 से ज़्यादा, उसमें से कम नहीं तो कहते हैं कि 40% लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट दी जिनका जीतना, वो जो बीजेपी की बी टीम है, कभी जीत ही नहीं सकते। वो बागियों ने खेल बिगाड़ा, बागियों को समझाने में इन्होंने समय बिगाड़ दिया। उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने कहा कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको निकाल देंगे, उन्होंने निकाल भी दिया, लेकिन कांग्रेस से ये काम हुआ नहीं। लेकिन एक अच्छी बात यह है राहुल कि यहाँ पर खाली कांग्रेस बीजेपी नहीं है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी है और यहाँ पर शरद पवार भी है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने दोनों ने अच्छी फील्डिंग लगाई है, अपने कार्यकर्ताओं जिनको टिकट दी उनकी अच्छी पसंदगी की है, जातिगत समीकरण के हिसाब से अच्छी पसंदगी की है। कांग्रेस ने न तो मराठवाड़ा में अच्छी टिकट दी है, न तो जो कुंभी बेल्ट है पूरा वहाँ पर उनको टिकट दी है, न तो विदर्भ में कोई ठीक से टिकट दिया है, न तो मुंबई में। सब जगह उसने गलत टिकट बांटे हैं, ऐसा आरोप लगता है। लेकिन ये दो जो वहाँ के असली छत्रप हैं, मैं कहता हूँ, ये दोनों ने अच्छी फील्डिंग लगाई है। अगर 100 में से 40 सीट 45 सीट भी अगर जीत लेती है, आपको पता होगा बिहार में 2020 में इन्होंने क्या कहा कि हमको 70 सीट चाहिए, हमको तो 70, और जीती कितने थे ये लोग? मात्र गिन के 7, जीरो हट गया, 7 से 17, जीरो का आंकड़ा 17 सीटें ऐसा कुछ जीता था ये लोगों ने। अगर वही, और वो कितने से वो नहीं बना पाए तेजस्वी, महज 8 सीटें, महज 8 सीटें ज़्यादा आई होती तो वहाँ सरकार बन जाती। ये 17 से अगर 27 हो गए होते तो वहाँ सरकार बन जाए, या 30 हो गए तो सरकार बन जाती, और शायद मलाई खा रहे होते वहाँ, और इतनी तोड़फोड़ बिहार की राजनीति में। सर, हरियाणा हारने के बाद भी कांग्रेस इस तरह की, देखिए कांग्रेस में क्या स्थिति है आपको बताऊं। कांग्रेस अभी भी, देखो राहुल गांधी अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी को फीडबैक देने वाला कौन? तो वही पुरानी चौकड़ी, अपना स्वार्थ देखने वाली, अपना सेटिंग करने वाली। लोग कहते हैं कि जो नाना पटोले वो कुनबी हैं, जीतेंगे, लेकिन कहते हैं कि जब से टिकट वितरण शुरू हुआ तब तो उन्होंने वो आउट ऑफ कवरेज हो गए थे, लोगों से मिल ही नहीं रहे थे। अब बोले किसको, आप किसको रजूआत करोगे, आप किसको बात बताओगे? और राहुल गांधी से सामान्य करता कि सीधी पहुंच नहीं है। राहुल गांधी भले अपने आप को जनता का नेता कह रहे हो, बनाने में कुछ जुटे हुए हों,
और अच्छी अच्छी यूट्यूब पर डालते हैं अपना अच्छा वीडियो, कभी कारीगरों के साथ में, कभी मट्टी वाले जो दिए उनके साथ में। उनके साथ दिक्कत ये है कि उनको भी जब अलग से कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए टाइम चाहिए तो वो मिलता नहीं है। एक बंदे ने बताया था मुझे कि अमेठी में कौन जीता आपको पता ही है। उनके परिवार के कितना पुराना व्यक्ति जो अमेठी में जीता, उसके लिए कहा जाता है कि उन्होंने एक मैसेज किया उनकी टीम को कि भाई मुझे कल मुझे मिलना है उनसे, और ये रिगार्डिंग भाई प्रोटोकॉल है, भाई नेता विपक्ष हो गए हैं, अब वो स्वाभाविक एक प्रोटोकॉल है। तो उनकी टीम ने उनको मैसेज किया कि 1 हफ्ते तक सर फ्री नहीं है, 1 हफ्ते के बाद आप मैसेज करिएगा तब हम आपको बताएंगे। भैया वो तो दिमाग ही नहीं काम किया कि साला अमेठी से मैं, उन्होंने डायरेक्ट फोन किया, वाया से डायरेक्ट फोन किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं कल आप आ जाइए मैं मिल लेता हूं। सोचो टीम कैसे काम करती है, उसको पता ही नहीं है वो आदमी कितना इंपॉर्टेंट है, वो सबको एक ही लाठी से हाँक रही है। ऐसे में राहुल गांधी जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं, प्रियंका गांधी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उनके आसपास के जो ये सब आंख कान नाक हाथ पैर होते हैं, वही अगर गलत फीडिंग देंगे। कहा जाता है कि राहुल गांधी ने जब बीच में लिस्ट देखी तो काफी नाराजगी भी व्यक्त की थी कि आपने गलत लोगों को टिकट दी। हाँ, महाराष्ट्र में उन्होंने, लेकिन तब तक तो खेल हो चुका था सर, तब तक तो खेल हो चुका था। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है, यहां पर 2 छत्रप हैं जो अगर 50-50, 55-55 सीट भी लाएंगे तो भी सरकार बन सकती है। लोग कहते हैं कि पहले शुरुआत में ये 75 और 25 का खेल था, यानी महायुति जो 25 और 75 महाविकास अघाड़ी। अब मामला क्योंकि इन्होंने लेट कराया, पैसे बांटे, सब कुछ किया, अब मामला 60-40 का हो गया है। मतलब अभी भी जो एज है वो महाविकास अघाड़ी को है, लेकिन अगर यहीं तक रुकी कांग्रेस तो और नीचे डाउन हुई, वही 100 में से अगर 70 आया तो कौन बचा लेगा आपको। मतलब पूरी बात ये जो सेल्फ गोल वाली बात है, जीते हुए अब सवाल ये कि कांग्रेस को जो है वो शरद पवार के करिश्मा पे आपको रखना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे को समर्थन आपको देना पड़ेगा क्योंकि चेहरा उसको आपको ले जाना है आगे, तब उसके वोट भी आपको ट्रांसफर होंगे, एनसीपी के वोट भी आपको ट्रांसफर होंगे और आपके वोट भी उनको भी ट्रांसफर हो, तब जाके कम से कम आपको 145-150 से काम तो चलने वाला ही नहीं है, तो सरकार आपकी टूट जाएगी। हाँ, वो तो फिर 1-2 महीने में बीजेपी फिर से गुवाहाटी ऑपरेशन में मॉडल गुवाहाटी तैयारी है, ऑपरेशन लोटस की आपके पास कम से कम चाहिए 160, 165, 170 सीटें चाहिए। वो सीटों का टारगेट आप 200 का टारगेट रख के चलोगे, तब जाके आपको 175 सीट आएंगी। और बावजूद इसके आपको धड़का बना रहेगा हमेशा से कि कहीं फिर से कोई एकनाथ शिंदे तो ना निकल जाए, क्या कोई फिर से अजीत दादा पवार तो नहीं निकल जाए। ये सब डर आपको हमेशा फिर भी बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको 150 आएगी, तब आपको 175, 180 तो चाहिए ही कोई पण तरीके से। अनिल जी, आपको फिर से एक बार धन्यवाद, आपने कीमती वक्त निकाला। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में अनिल भाई पटेल, जिन्होंने महाराष्ट्र और भी राजनीतिक खबरों पे आपको जानकारी दी। और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।